हिंदी साहित्य के जो विभाजन में अलग अलग समय पर इन साहित्यों को विभाजित किया। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ये रीतिकाल जो है वो संवत 1700 से लेकर 1900 तक का इसका समय माना गया है। ठीक है, इसके प्रवर्तक आचार्य केशवदास, क्योंकि देखो सूरदास, तुलसीदास इनकी बात करें तो इनके काव्य में भी रीतिकालीन जो काव्य प्रवृत्तियां थी वो दिखाई देती है। लेकिन इनके बाद के समय में जब केशवदास ने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखा, उसमें रीति काल के जो मुख्य गुण है, रीति काल के काव्य के मुख्य गुण क्या है? रस, ध्वनि, गुण, रस, ध्वनि और वक्रोक्ति, ये सारे उसमें पाए गए। तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य माना। आचार्य रीति का मतलब होता है, रीति का मतलब होता है परंपरा, शैली, मतलब किसी कार्य को करने का तरीका। वो तरीका क्या है? उस तरीके को हम किसी और यही चीज उस काव्य में जिसको हम रचना करने जा रहे हैं उसको किस तरीके से, किस परंपरा से रचा गया है, तो ये रीति कहलाती है। काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य ब्राह्मण ने कहा है रीति आत्मा काव्य से, कि काव्य की आत्मा रीति है। मतलब जिस तरीके से हम काव्य की रचना करते हैं वह उस काव्य की आत्मा मानी गई है। ठीक है, रीति काल का नामकरण के बारे में हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने उसकी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर उसका नामकरण किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा रीति काल को रीति काल का ही नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने इस काल के काव्यों में अलंकार की प्रधानता होने के कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल बताया है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार रस आदि प्रवृत्तियों को देखते हुए इसको श्रृंगार काल का नाम दिया है। ठीक है, अब आगे अगर हम इसकी धाराएं की बात करें तो रीति काल को काव्य के आधार पर 3 धाराओं में बांटा गया है। 3 धाराएं कौन सी है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध क्या है? कि जो परंपरावादी, रूढ़िवादी जो शुरू से चले आ रहे हैं उसके अनुसार ही काव्य की रचना करना। मतलब जो भक्ति काल से जो परंपराएं चलती आ रही है उन परंपराओं के आधार पर ही काव्य की रचना करना, ये रीतिबद्ध जो शाखा के कवि थे उनका मुख्य आधार था। ये परंपरावादी थे, इनके काव्य जो इस रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं वो है देव, सेनापति और मतीराम। देव, सेनापति और मतीराम ने इन्होंने कृष्ण के लिए लिखा है, लेकिन रीति काल की प्रवृत्तियों के आधार पर जो परंपरावादी जो काव्य रचना थी उसको प्रमुख आधार बनाया और उसके अनुसार उन्होंने रचना की। रीति मुक्त में स्वच्छंद प्रवृत्ति थी। स्वच्छंद का मतलब कि मुक्त होकर के, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। स्वच्छंदता के साथ में इन काव्य के आधारों को ध्यान में रख करके, ऐसा नहीं कि जो पहले लिखा गया है उसी के आधार पर हमने अब लिखा है। तो ये स्वच्छंद कवि थे, मुक्त कवि थे, जिनमें इनकी प्रवृत्ति मुक्त थी। ठाकुर और रसखान इसके प्रमुख कवि माने गए हैं। ठाकुर और रसखान ने स्वच्छंद प्रवृत्ति के साथ में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का और श्री कृष्ण के महत्व का वर्णन किया है। रसखान मुस्लिम थे, उसके बावजूद भी इन्होंने कृष्ण भक्ति अपनाई और कृष्ण की भक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, मतलब स्वच्छंदता के साथ में सर्वस्व निछावर करने के लिए इन्होंने स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपनाया। तीसरा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध कवि बिहारी माने गए कि समय के साथ और इनका काव्य पूर्ण रूपेण सिद्ध था। ठीक है, जो अपने आप में जो
ठीक है। जो बिहारी थे वो जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो इसके आधार पर जो मुख्य बिंदु है रीतिकाल के प्रवर्तक और इसके काव्य के आधार, इसकी प्रमुख धाराएं और नामकरण, ये सारे मुख्य बिंदुओं के आधार पर ही हम रीतिकाल के जो लक्षण है उसको हम देख सकते हैं। ठीक, हिंदी साहित्य के विभाजन में यह तीसरा काल था जो कि मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल का समय था। मतलब पहला आदिकाल, फिर भक्तिकाल और फिर रीतिकाल। कि भक्ति आंदोलनों के बाद में जब के भक्तिकाल के अंतिम चरण में इस रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति का उदय हुआ और इस काल में रचे गए साहित्यों को बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पर आपकी ये क्लास पूर्ण होती है।